गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स के आज लेवल 2 करेंगे। अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन देखिए, आप पे क्या है। आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हम पे सोलोनाइड है, ठीक है। एक सोलोनाइड है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसमें 4 लेयर हैं और हर लेयर में 350 टर्न्स की वाइंडिंग है। समझे, एक सोलोनाइड बनाया, ठीक है। सोलोनाइड 50 सेंटीमीटर की लेंथ का है, चलो बहुत बढ़िया। और इसमें 4 लेयर है, मतलब 2 लेयर तो ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई छोटी वाली। तो 4 लेयर का ये सोलोनाइड होगा और हर लेयर में 350 टर्न्स है, मतलब अंदर वाली लेयर में भी 350 टर्न्स है, बाहर वाली में भी, तीसरी वाली में भी, चौथी वाली में भी। तो कुल मिला के आपको समझ में आ ही गया कि ये सोलोनाइड जो है 4 लेयर से मिलके बना है, हर लेयर में 350 टर्न्स की वाइंडिंग है, ठीक है। और सोलोनाइड की अपनी लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। सबसे अंदर वाली लेयर का रेडियस कितना है, 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको दे रखी है, लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, सबसे अंदर वाला रेडियस कितना है, 1.4 सेंटीमीटर का है। 4 लेयर से मिलके बना है ये सोलोनाइड और हर लेयर में 350 टर्न्स की क्या है, वाइंडिंग है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कहाँ कहाँ, नियर द सेंटर ऑफ अ सोलोनाइड, नियर द एंड और आउटसाइड द सोलोनाइड, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन करने जाएंगे। फिर देखो, लेंथ है आपकी 50 सेंटीमीटर, तो आप इसे मीटर में चेंज करो। तो 50 × 10⁻⁻2 मीटर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप पे टोटल टर्न्स कितने आए, टोटल टर्न्स। टोटल टर्न्स कैसे पता चलेंगे, एक लेयर में कितने टर्न है, 350। एक लेयर में कितने टर्न्स हैं, 350। एक लेयर में कितने टर्न्स हैं, 350। और ऐसे कुल मिला के कितनी लेयर है, 4। तो टोटल टर्न्स हो गए 350 × 4, ठीक है। एक लेयर में कितने टर्न्स हैं, 350। ऐसे 4 लेयर हैं तो टोटल टर्न्स क्या होंगे, चारों लेयर के मिला के। तो 350 × 4, 350 का दुगना कितना होता है, आपको पता है 700 होता है। तो 350 × 4 आपका आ जाएगा 1400, करके भी देख लेना, ठीक है। 50 4 जो 200, 4 3 12, 13 14, 1400 आ गया। बच्चा आप स्मॉल n निकालो। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता क्या है, कुछ नहीं, टोटल टर्न्स, टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ। ये होता है ना, नीचे वाली चीज़ को 1 करते हैं फिजिक्स में, लेंथ को 1 करेंगे तो टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्यों निकाल रहे हैं अभी पता चलेगा। टोटल टर्न्स है 1400 ऑफ पर यूनिट लेंथ है 50 × 10⁻⁻2, ये हो गया, ठीक है। अब आप कर ही सकते हो इसको, 1 0 से 1 0 काट दो, आप पे आया 140, आप पे आए नीचे 5 और यहाँ पे आप पे 10⁻⁻2 है, जो ऊपर जाके 10⁻+2 मतलब 100 बनेगा। अब 5 2 जा 10 ऐसे कर लेंगे। तो आप बताइए कितना आ रहा है, 2800 आ रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में 2800 ही होंगे ना। अरे आप देखो, यूनिट लेंथ मतलब क्या हुआ, 1 मीटर में, आप खुद सोचो, आधे मीटर में 50 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 50 सेंटीमीटर में 1400 है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 2800। 50 सेंटीमीटर में 1400 है नंबर टोटल टर्न्स, तो आपके 100 सेंटीमीटर में कितने हुए, 2800 हुए। और वही आप पे यहाँ पे आएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मतलब पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर। तो 2800 आ गया। इसकी यूनिट क्या आएगी, तो टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती और लेंथ नीचे है तो ये आएगा मीटर का इन्वर्स। तो 2800 मीटर इन्वर्स आप पे 100 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लेंथ मीटर में, 1 मीटर में टर्न्स है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है नियर द सेंटर, ठीक है, ऑन द एक्सिस, सेंटर एट एक्सिस। तो एक्सिस का आपको पता है कितना होता है, μ0 × NI होता है, ठीक है। करंट भी इसमें कितना फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर कर रहा। μ0 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 4 पाई × 10⁻⁻7। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपके 2800 है और करंट है 6। ये निकालिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके 28 × 6 × 4 पाई करिए और आंसर बताइए। कितना आ रहा है,
चेक करना, 4 पाई की वैल्यू पता है तुम्हें, 4 की वैल्यू पता है, 6 4 जो 24 हुआ, 24 इंटू 28 करना, पाई की वैल्यू 3.14 डालना, पावर सॉल्व करना, आप पे आएगा 2.11 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, आप इसे करा करें, है ना। तो 2.11 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एंड्स में, नियर द एंड्स, तो एंड्स में निकालेंगे। तो एंड्स में आपको पता है इसका आधा हो जाता है, μ0 Ni का आधा हो जाता है, तो इसका भी आधा करेंगे। 2.11 इंटू 10 की पावर -2 का आधा। सर पावर भी आधी होगी, पावर क्यों होगी, बस नंबर होगा, तो 2 1 2, ठीक है। फिर आया आप पे 2 0 0, 2 5 10, ये आएगा 5 5 10 और 11, ठीक है, इंटू 10 की पावर -2, और ये टेस्ला में आ गया 1.05 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। इसके बाद देखो बाहर आउटसाइड द सोलोनाइड जस्ट अबव दी सेंटर, मतलब जैसे सोलोनाइड है इसका सेंटर ये हुआ, इसके जस्ट अबव निकालनी है आउटसाइड द सोलोनाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आपको पता है नेग्लिजिबल होगी, बिकॉज देयर इज़ नो करंट एनक्लोजिंग, कोई करंट एनक्लोज नहीं हो रहा, कोई फ्लक्स नहीं बन पा रहा, तो हमारी ये हो जाएगी नेग्लिजिबल, ठीक है। आउटसाइड कितनी होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो ये आप पे क्वेश्चन था, सोलोनाइड था 50 सेंटीमीटर लेंथ का, ठीक है। और नेग्लिजिबल कंपैरेटिवली है, नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू इनसाइड, आप ऐसे बोलना, बीच में क्या से क्या बोलते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू इनसाइड। अब आते हैं बात पे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था सोलोनाइड 50 सेंटीमीटर लेंथ का है, 4 लेयर हैं उसमें, हर लेयर में 350 टन है, तो लेंथ आपकी 50 सेंटीमीटर होगी, मीटर में कन्वर्ट करो, और टोटल टर्म्स कैसे आएंगे, जो कैपिटल एन होता है, तो एक लेयर में कितने टर्म्स हैं, 350, ऐसी 4 लेयर हैं, तो कुल मिला के 1400 आ गया। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ निकालने हैं कि 1 मीटर लेंथ में कितने टर्म्स होंगे। तो भाई 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 50 सेंटीमीटर में 1400 है, तो 100 सेंटीमीटर में 2800 होंगे। नहीं तो आप ऐसे निकालना टोटल टर्म्स अपॉन लेंथ, लेंथ तो आपको दे रखी है कितनी, 15 × 10 की पावर -2, और टोटल टर्म्स आपके 1400 हैं, 2800 आ गया। बी एट सेंटर आपको पता है μ0 Ni होता है, निकाल दिया, एंड में इसका आधा होता है, और आउटसाइड आपका नेग्लिजिबल होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम south to north in a straight wire, south to north in a straight wire. Find magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 1 meter northeast from piece of wire, ये आप पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक करंट है 5 एम्पियर का जो फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ इन ए स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो पहले हम यहाँ डायरेक्शन बना देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये करंट है, कितना है ये 5 एम्पियर का है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, कितना करंट 5 एम्पियर किसी स्ट्रेट वायर में। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ द वायर। अच्छा, इस वायर का 1 सेंटीमीटर पीस लेना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ द वायर एट अ पॉइंट 1 मीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस ऑफ अ वायर, ठीक है। बच्चों हमें नॉर्थ ईस्ट में कोई पॉइंट मानना पड़ेगा, ठीक है, और वो 1 मीटर की डिस्टेंस में होगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ अ वायर। मान लो इतना पीस ऑफ अ वायर हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी ऑब्वियसली एक करंट एलिमेंट के जैसे होगा, आइडियल होगा। डीएल आपको समझ में ही आ गया कितना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ अ वायर, ठीक है।
इसके लिए निकालनी है एट अ पॉइंट 1 मीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस ऑफ अ वायर। मतलब ये जो पीस ऑफ अ वायर है इसके नॉर्थ ईस्ट में एक पॉइंट होगा जो इससे, अगर हम इसका ओ यहाँ मान ले, कहीं भी मान ले, तो यहाँ से वो कितनी डिस्टेंस में, 1 मीटर की डिस्टेंस में वो पी पॉइंट, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है। और बच्चों ये एंगल कितना बना, 45 डिग्री बना, और ये एंगल भी कितना है, 45 है। देखो नॉर्थ ईस्ट 45 ही होगा, तो हमें एंगल भी मिल गया, हमें अपना DL भी पता है, हमें अपना R भी पता है, तो हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ लगाएंगे बाइट-सैविट लॉ। आप खुद ही देख लो क्वेश्चन क्या है, साउथ से नॉर्थ एक करंट है 5 एम्पियर का किसी वायर में फ्लो कर रहा, तो यहाँ पे करंट एलिमेंट मानना है 1 सेंटीमीटर का, और इस करंट एलिमेंट के लिए हमें पी पॉइंट जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो 1 मीटर की डिस्टेंस में है इस करंट एलिमेंट से, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एंगल भी आपको पता चल गया। यूजिंग बाइट-सैविट लॉ लगाएंगे, dB इज इक्वल टू μ0/4 IDL साइन थीटा बाई R²। ये सारी चीज़ें हैं। अब R क्या होती है, R डिस्टेंस होती है ना करंट एलिमेंट से, तो R आपको पता चल गया कितना है, 1 मीटर है, और हमारा पीस ऑफ अ वायर कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तो वो DL होगा। DL हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। तो आपको R भी पता चल गया और आपको DL भी पता चल गया है ना। R 1 मीटर है, DL है, करंट भी आपको पता है, और थीटा एंगल भी 45 है। सीधा हमसे निकालते हैं, dB इज इक्वल टू μ0/4 होता है। ये जो μ0/4 है इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। I आपको कितना दे रखा, I आपका है 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर। DL आप पे कितना है, DL आप पे 10⁻⁻2 है। साइन थीटा आपका 45 डिग्री बना, और R का स्क्वायर, R आपका कितना है, R1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आएगा, ये साइन 45 1/√2 होता है। पहले तो इनको देख लो, 10⁻⁻9 बनाइए, 10⁻�9 बना, -7 -2 -9, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 लिखा, और साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, तो इतना आ गया 5/√2 इंटू 10⁻⁻9, और ये आंसर आएगा टेस्ला में। ठीक है, इतना क्लियर है। साइन 45 1/√2 होता है, 5 हो गया, पावर सॉल्व कर दी। √2 को 1.4 लिखना तो 50/14 आ जाएगा, तो 25/7 आ जाएगा, तो 7 3 × 21 और 4 बजा 7 5 × 35, तो 3.5 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला के लगभग बराबर आएगा ये। √2 को 1.4 लिख लेना ना, तब इतना कुछ आएगा ये। ठीक है, और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो FBI लगा लो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो नीचे की तरफ है। ये तो फोर्स है, फोर्स को छोड़ो, इन दोनों को देखो, FBI, B और I, तो I आपका इधर है, तो ये देखो नीचे की तरफ जा रही, वेस्ट को मत बोलना, नीचे को जा रही। करंट अगर ऊपर है तो ये नीचे जा रही, तो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की कैसी, डाउनवर्ड्स। ठीक है, समय के साथ आपको पता चलती रहेंगी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है अब इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, एन एलिमेंट DL इज इक्वल टू DX I कैप, मतलब ये एक्स एक्सिस में होगा, और जहाँ पे DX की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, इस प्लेस एट ओरिजिन, इसको हमने ओरिजिन में रखा, एंड कैरीज अ करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। करंट कैरी कर रही है 10 एम्पियर का। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन Y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। 0.5 मीटर के डिस्टेंस में निकालना है। ठीक है, एलिमेंट है DL इज इक्वल टू कितना, DX I कैप। ठीक है, तो ये हमारा करंट एलिमेंट होगा, तो कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे गिवन है I है 10 एम्पियर, DL जो लेंथ है वो कितनी है, DX I कैप है, पर DX तो 1 है,
तो 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर आई कैप, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर आई कैप आ गया। ठीक है, इस प्लेस एट द ओरिजिन कैरीज द करंट इतना, ये लिख लिया। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें, कहाँ, वाई एक्सिस में। एलिमेंट को हम एक्स में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाई में निकालनी है। थीटा एंगल 90 हो जाएगा और ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, तो इतने डिस्टेंस दूर है तो आर होगा, ये आर कैप लिख लेते हैं, कितना है 0.5। और क्योंकि ये कौन सी एक्सिस में है, ये हमारा वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आता है जे कैप। तो आर इज़ इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते थे, आर इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ आर, ठीक है, और जे कैप क्योंकि वाई एक्सिस में, और मॉड ऑफ आर 0.5 है तो 0.5 जे कैप लिख लो। अब बाइट सेवर्ट लॉ लगाते हैं यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। मैंने बोला है ना सारे क्वेश्चन करा दूंगा अच्छे अच्छे। बाइट सेवर्ट लॉ होता है डी बी इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, μ0/4 आई क्या आता है डी एल क्रॉस आर। अब ऊपर आर लिख दिया ना, एक ज़्यादा आ गया, वैसे तो आइडियल होता है तो नीचे आर का क्यूब लगाना पड़ेगा, आर का क्यूब, बट जब हम वैल्यूज़ डालेंगे तो नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो μ0/4 आई, डी एल कितना है, डी एल आपका है 1 सेंटीमीटर आई कैप, मतलब यही है ना डी एल, डी एक्स आई कैप। तो पहले डी एक्स आई कैप लिख लो, तो ऐसा लिखा डी एक्स आई कैप और फिर साथ में क्रॉस आर कैप, आर वेक्टर जो है। ठीक है, डी एल की जगह डी एक्स आई कैप आ गया, क्रॉस लिखा आर वेक्टर, आर वेक्टर है मॉड ऑफ आर जे कैप, तो आर जे कैप ऐसा हुआ। अब देखो ये हमने चीज़ें लिख ली, अपॉन में अब देखो क्या आएगा, आर का क्यूब भी लिख लो अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, जब फिर आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो वो हटाना पड़ेगा, तो फिर आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डी बी इज इक्वल टू μ0/4 क्या क्या बाहर आया, आई आया, डी एक्स आया, आर बाहर आया, आई आया, डी एक्स आया, आर बाहर आया, अपॉन में क्या चल रहा है आर क्यूब। ठीक है, आई आया, डी एक्स आया, आर बाहर आया, ये तो सारे स्केलर है, अंदर आया आई क्रॉस जे। और अगर आपको याद हो साइक्लिक ऑर्डर, आई जे के बाद के, जे के बाद आई, के आई के बाद जे, तो आई क्रॉस जे आपका के बनेगा। ठीक है, इससे अब एक पावर काट लो। ठीक है, तो क्या बना μ0/4 आई डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, आई क्रॉस जे हो गया के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी जेड एक्सिस में होगी। ठीक है, वैल्यू डालो, डी बी इज इक्वल टू μ0/4 10⁻⁻7, आई की वैल्यू 10, डी एक्स कितना है, डी एक्स आपका सिर्फ डी एक्स देखना, सिर्फ डी एक्स 1 सेंटीमीटर है, मतलब 10⁻⁻2 है, ऐसे लिखा, अपॉन μ0/4 हो गया, आई हो गया, डी एक्स हो गया, आर की सिर्फ वैल्यू कितनी है 0.5 और यहाँ पे के कैप। बस तो आप कर सकते हो, ये जो 0.5 है इसे 1/2 लिखोगे, 0.5 को 1/2 लिखोगे, 2 ने कहाँ जाना है ऊपर, तो 2 को मैं ऊपर ही भेजूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 को ऊपर भेजा, 2 ऊपर आ गया, 0.5 1/2 होगा, 2 ऊपर आ गया, पावर देखो -7 -2 कितना -9 और प्लस का एक -8, तो 2 × 10⁻⁻8 के कैप। आपको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस में, जेड एक्सिस में। ठीक है, आई क्रॉस जे के आता है ना, तो कौन सी एक्सिस में हो गई, जेड एक्सिस में हो गई। ठीक है, ये लिख लोगे पक्का, शाबाश। अच्छा नीचे तो स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर है ना, तो 0.5 डाला इधर, स्क्वायर होगा, तो 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 × 10⁻⁻8 आएगा, बस ये गलती मत करना, नीचे स्क्वायर है। ठीक है, 0.5 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा और जेड एक्सिस में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 सेमी इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स are held in the form as shown
इसको हमने ऐसा हेल्ड करा है जैसे आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहीं पे बना लेते हैं। ये हमारे कंडक्टर्स हैं दोनों, 90 डिग्री है दोनों के बीच, ठीक है। और उसके बाद ऐसे डॉटेड एक्स एक्सिस है, डॉटेड वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने बोला यहाँ पे एक पी पॉइंट है जो कि है a, b, और ऐसा। तो आप जान ही सकते हैं कि ये पूरी लेंथ a होगी, x में a होगी, ये भी a होगा, और y में b है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस b है। ये मैं एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए ना, अभी और मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें। और दोनों में सेम करंट कैरी हो रहा है, इधर I बड़ा बना लो, इधर कैपिटल I और इधर भी कैपिटल I। इसके बाद ये एंगल इन्होंने θ1 दिया है, ये एंगल इन्होंने θ2 दिया है। बच्चों आप हाइपोटेनस देख सकते हो ना, ए बी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये ए है, बेस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस आएगी √a² + b², ठीक है। और याद रखना एक एंगल 90 है, ये भी 90 है और ये भी क्या है 90 है, ठीक है। तो ये डायग्राम ठीक से दिख रहा है आप लोगों को? अगर शुरुआत से बनाते हुए देखा जाए तो बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला इन द फॉर्म ऑफ शोन वन कॉमन एंड ऑफ देम इज़ ओरिजिन। दोनों का एक कॉमन एंड ओरिजिन है, वो दिख भी रहा है। एक कंडक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, एक इनको जोड़ने वाला जो पॉइंट है ओरिजिन है। तो बोथ कैरी करंट आई, ठीक है। तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P, A, B, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है आपको पॉइंट P, A, B में। एंड डायग्राम इस कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है आपको, बस मैंने यहाँ पे √a² + b² जोड़ा और कुछ नहीं जोड़ा। तो क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको कितना है? आप पे है दो सेमी इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैं, उनमें आई करंट कैरी है, उनको हमने ऐसा रखा हुआ है। और ये पॉइंट A, B है, तो ये लेंथ A हो जाएगी, ये लेंथ B हो जाएगी। हाइपोटेनस बना दिया, एंगल दे रखे θ1 और θ2। तो ये भी वाला है ना, स्ट्रेट वाला है, ये एक पॉइंट से निकालते हैं। ये एक एंगल θ1 होता है, एक एंगल θ2 होता है, बट ऐसी बातें चलेंगी। और P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है दोनों की वजह से। ये दो कंडक्टर हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये रहा, ठीक है। तो हम उस कंडक्टर के लिए बात कर लेते हैं जो एक्स एक्सिस में है। भाई कंडक्टर तो ये रहा, तो एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 है, ये तो आपको दिख रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर एट एक्स एक्सिस। हम बात कर लेते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड की जो उस कंडक्टर के लिए बनेगी जो एक्स एक्सिस में। तो याद है μ0/4 2I/a sin θ1 + sin θ2 आता है, पता है ना। तो एक्स एक्सिस वाले के लिए लेंथ कितनी है यहाँ तक की b है। a मत बोलना यार, a तो उसकी खुद की लेंथ है। डिस्टेंस देखते हैं ना यहाँ से कितना है, b है। अब जैसे इसके लिए y वाले के लिए बोलेंगे तो उसका p पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, a है। तो ये इस कंडक्टर का p पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, b है ना। दिख रहा है आपको इस कंडक्टर का, एक्स वाले एक्सिस वाले कंडक्टर का p पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, b है। तो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पहले b1 बोल दें तो वो आएगी μ0/4, ठीक है, I/, जो इस कंडक्टर का p पॉइंट से डिस्टेंस है। तो आपको दिख रहा है इस कंडक्टर का p पॉइंट से डिस्टेंस b है, ना कि a है। तो I/b लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइन। इसने कंडक्टर के साथ पहला एंगल तो θ1 बनाया है, ये वाला इस p पॉइंट का इस एंड से कितना है, θ1 है, ये θ1 है, और दूसरा कितना है 90 है। तो sin θ1 + sin 90 ऐसा लिख लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो b1 = कितना, μ0/4, खोलना मत इसे, I/b, ठीक है, sin θ1 बहुत बढ़िया, और sin 90 होगा 1, बहुत बढ़िया। ज़रा यहाँ से sin θ1 बता दो मुझे कितना होगा ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। sin θ1, साइन होगा θ1 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा,
सामने कितना है, ए है, तो ए लिखा। ये मैंने बोला था लेवल 2 आएगा, अच्छे आएंगे। तो थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, बार बार देखना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, कितना है, ए है। हाइपोटेनस तो एक ही है, कितनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर कंडक्टर क्या, पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, बी है, तो बाहर बी आ गया। और साइन थीटा 1 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनस है अंडर रूट ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन थीटा 1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना लिख लिया। ठीक है भाई, क्लियर, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब बस एक चीज़ है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल एफ बी आई, करंट जा रहा है इधर को, करंट जा रहा है इधर को, तो ये बाहर को निकल रही है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे करूँगा ना, एफ बी आई, करंट जा रहा है अंदर को, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकल रही है। और बाहर मतलब जेड एक्सिस, अंदर को अगर जेड एक्सिस है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी, बाहर को जा रही तो नेगेटिव जेड एक्सिस होगी। तो लिखेंगे टूवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है ये। ऐसे हम दूसरा भी निकालेंगे, ठीक है। दूसरे के लिए जगह है, ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब लिखेंगे हम, चलो मैं ऐसे कर लूँ, इसको ऐसे कर लिया। अब थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा नीचे भी कहाँ आएगा, इधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर एट कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कंडक्टर के लिए, बड़े क्वेश्चन होते हैं तो दिक्कत हो जाती है, इतने छोटे वाइट बोर्ड में, है ना। कंडक्टर एट वाई एक्सिस, तो देखो वाई एक्सिस वाले कंडक्टर का पी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, ए है, ठीक है। इसी का उल्टा होगा तो B2 लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई वो डिस्टेंस आएगा जो ऑब्जर्वेबल पॉइंट मतलब P से इस Y वाले कंडक्टर का है। तो कितना डिस्टेंस है, दिख रहा है आपको, A है, तो I बाई ए, इसका भी एक साइन एंगल कितना होगा, θ2 होगा। इसने एंगल एक θ2 बनाया, दूसरा 90 बनाया, तो साइन θ2 प्लस साइन 90। अब इसे आगे बढ़ाएंगे, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई ए, और यहाँ से देखेंगे अगर तो साइन 90 तो 1 हुआ, साइन 90 1 हुआ, साइन θ2 देख लो यहीं से, साइन थीटा क्या होगा 2, θ2 ये रहा, सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये रही, तो परपेंडिकुलर बी होगा क्योंकि डिस्टेंस ए है, जैसे यहाँ डिस्टेंस बी थी तो परपेंडिकुलर ए आया। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, θ2 के सामने वाला बी है, बी अपन हाइपोटेनस तो वही होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ हुई। अब इसके बाद इसकी डायरेक्शन देखनी है तो लेफ्ट हैंड थंब रूल एफ बी आई, तो आई देखो कैसे जा रहा है, आई ऐसे जा रहा है, आई ऐसे जा रहा है, आई ऐसे जा रहा है ना, अपनी तरफ रखना है ना ये। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड दोबारा वही निकल रही है बाहर की तरफ, देखो ऐसे करेंगे, ऐसे तो करें, तो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दोबारा बाहर की तरफ निकल रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है प्लेन से तो जेड एक्सिस होगी, ठीक है। प्लेन से बाहर जेड एक्सिस अंदर को आ रही होगी तो प्लस जेड एक्सिस, बाहर को जा रही तो नेगेटिव जेड एक्सिस, तो ये भी टूवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस है। अब क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है टूवर्ड्स द नेगेटिव जेड एक्सिस, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ही माइनस जेड एक्सिस की तरफ है, दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, शाबाश। हाँ बच्चों, तो मैं ये कह रहा था, ये भी तो बाहर को ही आया, देखो ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को ही आ रही है, बाहर को आएगी तो नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगी, तो ये वाली भी नेगेटिव जेड एक्सिस है और वो वाली भी नेगेटिव जेड एक्सिस है, तो हमारा जो नेट आएगा वो दोनों को ऐड करके आएगा, क्योंकि सिंस बोथ दोनों नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है तो दोनों ही ऐड करनी पड़ेगी। तो जो हमारा बी नेट आएगा, बी नेट वो क्या आएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, P1 प्लस B2, वाई सो बिकॉज बोथ आर इन नेगेटिव जेड एक्सिस, है ना, अभी हमने देखा। तो बी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B1 कितना है, म्यू नॉट अपन 4 पाई, फिर क्या है आई बाई ए, ठीक है, और आई बाई बी है, B1 म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई बी, अंदर है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 1, उसके बाद प्लस लगाएंगे और B2 लिखेंगे, B2 है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई ए, बी अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का कितना आ गया 1 आ गया। अब दोनों को जितना हो सके उतना छोटा करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे और आंसर निकालेंगे। समझ में आए ना, दोनों नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ आई। वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, थोड़ा पीछे करके रिवाइंड करके आपको समझ में आ जाएगा दोनों नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है और बस हमें इन दोनों को ऐड करना है। और जो हमारा नेट होगा वो भी टूवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस होगा, मतलब इस प्लेन से परपेंडिकुलर, है ना, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा नेट भी। सबसे पहले क्या काम करते हैं, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉमन ले लिया, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई कॉमन ले लिया। आप पे क्या बचा, आप पे बचा एक तो ये बचेगा 1 बाई बी, ठीक है, 1 बाई बी बचा। और अंदर क्या है, अंदर है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और म्यू नॉट आई अपन 4 पाई यहाँ से भी लिया तो 1 बाई ए और ये वाली चीज़ आप पे बचेगी प्लस 1 बाई ए और ये वाली चीज़ जो कि है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बस टूवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस आपने देख लिया होगा नेट। अब और छोटा बनाने की कोशिश करते हैं इसे, अगर बन पाया तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नेट आ जाएगा आप पे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए अपॉन बी अंदर आएगा तो बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी। ऐसे ही यहाँ करेंगे तो बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1 बाई ए, ये आ जाएगा आप पे। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसको ना आगे भेजते हैं, 1 बाई बी 1 बाई ए को उधर ही रहने देते हैं, है ना। तो मैंने क्या करा, 1 बाई बी यहाँ रखा और पहले प्लस में यही लिख लिया जो है बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ले लिया। कुछ फ़ायदा होगा इससे, ए स्क्वायर ही बनेगा और कुछ फ़ायदे तो होगा नहीं, तो ऐसे रहने दे इसे। ये भी ठीक ही लग रहा होगा आप लोगों को, नहीं या कुछ और करना चाहते हो बता दो, कर सकते हैं या ऐसे रहने देने चाहते हो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर हम चाहते हैं कि इधर ब्रैकेट बना दो, बना दिया और इससे रूट वाली चीज़ कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो बी नेट आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। घबराना नहीं है, बड़े क्वेश्चन है तो क्या है, इजी तो है ना। इन दोनों से 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, इधर से आ जाएगा ए बाई बी, उधर से आ जाएगा बी बाई ए, ठीक है। और प्लस यहाँ पे वो ले लो तो क्या आएगा ए प्लस बी बाई ए बी आ जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम ले लो, कितना आएगा ए प्लस बी बाई ए बी। यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ब्रैकेट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखो एलसीएम ए बी आएगा, ए बी पे ए की कमी ए ऊपर गया तो बना ए स्क्वायर प्लस ए पे बी की कमी बी ऊपर गया तो बना बी स्क्वायर। और यहाँ पे है ए प्लस बी बाई ए बी। आप वहाँ पे भी छोड़ सकते हो, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे। ये कटेंगे तो ऊपर रूट आ जाएगा, आपको पता है ना ये रूट है, उसमें रूट नहीं है तो वो रूट का स्क्वायर है, ठीक है, वो रूट का क्या है, स्क्वायर है, वो रूट का स्क्वायर वाली फॉर्म। तो कटेगी तो ऊपर रूट आ जाएगा तो बी नेट आएगा कितना म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और रूट ये कटेगा इससे तो ये तो रूट का स्क्वायर है ना, तो रूट आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई कितना ए बी, और वो चल रहा है ए प्लस बी बाई कितना ए बी। तो क्यों ना ए बी एक ही बना दे, क्यों ना ए बी एक ही बना दे। तो इनको ऐसे करा और ए बी एक ही ले लिया, वो आप नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं कर सकता हूँ, वाइट बोर्ड है मेरे पास, तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। और ये है टूवर्ड्स थंब रूल, अगर ठीक से देखोगे बार बार प्रैक्टिकली देखोगे तो आ जाएगा टूवर्ड्स नेगेटिव साइड एक्सिस आ गया, क्लियर, शाबाश, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेम करंट
same current capital I is flowing in 3 infinitely long straight wires along x, y and z directions. What is the magnetic field at point 0, 0, -a? यहाँ पे आपको निकालनी है। क्वेश्चन है सिंपली आई करंट ही फ्लो कर रहा है 3 इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जो है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ठीक है। इन्फिनेटली लॉन्ग है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, 2i आ जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0, 0, -a? अब आप खुद ही देखो, ये जो है ये जेड एक्सिस का पॉइंट है, जेड एक्सिस का। सर ये तो 3D है, इसमें तीनों ही होंगे, पर एक्स 0 है, वाई 0 है जेड एक्सिस में। अगर मैं आपसे बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड एट जेड एक्सिस जो होगी 0 होगी, तो आप मानोगे नहीं? मानोगे? हाँ सर मान लेंगे, क्योंकि बाइट-सैवर्ट लॉ देखें तो डी बी एक्स जेड मान लो, μ0/4 मान लो करंट आई है, डी एल है, साइन है, थीटा है, आर स्क्वायर है। अब देखो करंट आई वहीं फ्लो कर रहा है, वायर वहीं होगी, डी एल लेंथ वहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जेड में ही देखनी है, तो एंगल बना 0, तो साइन 0 तो 0 होता है। तो अगर एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आ गई, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी उस कंडक्टर की वजह से कितनी आएगी? 0 आएगी। इसका मतलब डी बी इज इक्वल टू 0 सिंस पॉइंट इज इन जेड एक्सिस, पॉइंट जेड एक्सिस में, या आप ऐसे समझ सकते हो डी एल और आर के बीच में एंगल कितना है? 0 है, थीटा एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो छोटी वाली मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी? 0 आएगी, तो टोटल भी कितना आएगा? 0 आएगा। बाकी का आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको एक्स एक्सिस में निकालनी है तो बहुत ईजी है, μ0/4 I/a। आपको पता है एंगल दोनों 90-90 बनेंगे, साइन थीटा, डिस्टेंस तो वही है ना I/a, और 90-90 बनेंगे, μ0/4 I/a। डायग्राम बनाऊँ क्या इसका? जैसे समझ लोगे, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस तो यही है ना a, बस यहाँ पे यूनिट वेक्टर दे दो, एक यूनिट वेक्टर दे दो, मतलब यहाँ पे एंगल ऐसे बनेंगे ना, एक तो वो खुद है मतलब एक्स एक्सिस है, और हमें पॉइंट निकालना है 0, 0, -a में, माइनस मान लो y ये हो गई, z ये हो गई, -a डिस्टेंस यहाँ है, तो एक एंगल तो 0 डिग्री बनेगा, एक एंगल इसी में होगा ना, कंडक्टर यहाँ है, तो पहला एंगल 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री बनेगा। तो लिखना है चाहे नहीं लिखना, बात तो एक ही बनेगी, ठीक है। आप बस इमेजिन करो, तो एक साइन 90 आएगा और एक आएगा साइन 0, ऐसे एंगल आएंगे दोनों में ही, बी एक्स में भी, बी वाई में भी, बी वाई में भी यही आएगा, μ0/4 डिस्टेंस वही होगी I/a। एक एंगल 0 आएगा और एक एंगल 90 आएगा। कन्वेंशन के हिसाब से पहले 0 लिखना चाहिए, नोट्स पढ़ के इतना तो याद हो ही गया होगा तुम्हें। साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 हो गया 1, साइन 0 हो गया 0, तो 1 + 0 1, साइन 0 0, साइन 90 1, तो 1 + 0 1, दोनों से 1 ही आएगा, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, बस डायरेक्शन लिखना। करंट आई फ्लो कर रहा है 3 स्ट्रेट वायर में अलॉन्ग एक्स वाई जेड। देखो जेड की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जेड की पॉसिबिलिटी नहीं है ना, तो अब क्या होगा? अब आप देखो एक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ है, ठीक है, अगर आपका करंट फ्लो कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के बाहर ही निकलेगी, पर वो तो पॉसिबल ही नहीं है जेड एक्सिस, तो प्लेन के बाहर तो नहीं निकल पाएगी, प्लेन से परपेंडिकुलर निकलेगी, है ना। तो परपेंडिकुलर प्लेन से निकलेगी, मतलब एक्स तो हो गया आपका कितना? जे कैप, और वाई होगा आपका -i कैप। सर माइनस क्यों लगाया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरे को नेगेटिव जाना पड़ेगा, तभी तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब बार बार देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सर ने ऐसा क्यों करा साथियों, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको माथा क्यों फोड़ा सर ने ऐसा। तो ये आ गया आप पे, और नेट निकाल लो, बी नेट जो होगी क्या होगी? bx + by + bz, तीनों में bx by bz तो 0 हो गया,
बी एक्स बी वाई में देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई बाई ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बना, उधर से जे आया, यहाँ से आई आया, और वो चीज़ तो जीरो थी, तो जीरो तो क्या लिखना, जे माइनस आई आपका आ जाएगा। डायरेक्शन यहीं से पता चल गया आपको, जे माइनस आई है, ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्कर चल ही नहीं रहा यार। क्वेश्चन है आ टाइटली wound 100 turn coil of radius 10 centimeter is carrying current of 1 ampere. What is magnetic field एट द सेंटर? ये निकालनी है आपको। सेंटर में पाई नहीं आता ना, याद है, तो जल्दी से निकाल लो। बी एट सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। फटाफट निकालो, आंसर बताओ, बता दो यार कितना आ रहा है। म्यू नॉट एन आई बाई 2r, म्यू नॉट की वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ टर्न 100 है। करंट कितना है, 1 एम्पियर, 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 लगाना पड़ेगा। तो आप पे कितना आ गया, बी एट सेंटर कितना आया, 2 इसे काटेगा तो 2 पाई हो जाएगा इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। ये प्लस का 2, ठीक है, ये माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का 2, और ये प्लस का 1 ऊपर जाके माइनस का 1, या ऐसे भी कर सकते हो, 1 - 2 -1 आएगा, ऊपर जाके प्लस का 1 बनेगा, तो 2 - 1 प्लस का 1 बन गया। तो 2 पाई इंटू 10 की पावर कितना आ गया, ये 3 ही हो गया, -4, यहाँ पे लिख देना टेस्ला। तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। कैसे लिख दिया सर, 3.14 का 2 टाइम्स करेंगे ना, पाई होता है 3.14, उसका 2 टाइम्स, 3 का 6, 14 का 28, ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, ये छोटमल क्वेश्चन आएंगे, इन्हें भी कर लेंगे ना। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम सर्कल्स। देखो हाइड्रोजन एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसमें बस एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन ही होता है, ठीक है। तो सर्कल्स अराउंड प्रोटॉन, ऐसा बोल दिया उन्होंने तो बुरा मत मानना, न्यूक्लियस ही है प्रोटॉन। सर्कल्स अराउंड प्रोटॉन विद स्पीड ऑफ 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, यह है। कैलकुलेट नंबर 1 इक्विवेलेंट करंट। पहले तो करंट निकालना है। करंट वो होगा जो मूविंग चार्ज होगा अपॉन टाइम। टाइम तो पता नहीं है, तो क्या करंट कैसे निकलेगा, वो वही देखना है तुम्हें। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो इसने प्रोड्यूस करी, ये 2 चीज़ें निकालनी है, निकालो यार। तो क्या हुआ, करंट नहीं दे रखा, चार्ज अपॉन टाइम कर लो। टाइम तो तुम निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालो। एक इलेक्ट्रॉन है किसी हाइड्रोजन एटम में सर्किल कर रहा है अराउंड प्रोटॉन विद द स्पीड ऑफ इतनी, तो आपको स्पीड दे दी है। स्पीड कितनी है, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और इतनी स्पीड से इस ऑर्बिट के रेडियस में घूम रहा है वो 5.3 इंटू 10 की पावर -11। तो भाई वो गोल चक्कर लगा रहा है सर्कुलर, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, सरकमफेरेंस। तो आप लोग डिस्टेंस बताओ कितना होगा, सरकमफेरेंस होगा डिस्टेंस, है ना, 2 पाई r।
2 इंटू पाई होता है 6.18, अभी तुम देख के आए 6.28 होता है, अभी देख के आए। और आर की वैल्यू है 5.3 इंटू 10 की पावर -11। ये आपका डिस्टेंस आ गया। स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम निकालो। टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड निकालो। टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है 6.28 इंटू 5.3 इंटू 10 की पावर -11। हम कन्फ्यूज तो नहीं होते सर कहाँ से कहाँ घूमते हैं, ये अलग है। अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 2.18 इंटू 10 की पावर 6। तो जल्दी से निकालो टाइम पीरियड कितना आया दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। आपका आ रहा होगा 1.5 इंटू 10 की पावर -16 सेकेंड, इतना कम लगेगा देखो। 1.5 इंटू 10 की पावर -16 सेकेंड। अब करेंगे पहला आंसर। पहला आंसर निकालना है इक्विवेलेंट करंट। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उसी का लेना है E बाई टी। E आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये है 1.5 इंटू 10 की पावर -16। करंट बहुत ही कम आएगा, पॉइंट से पॉइंट कटेंगे, 16/15 आ गया। और ये -16 ऊपर जाके +16 होगा, -19 + 16 माइनस का 3 आएगा, तो इसे 1.1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर लिख सकते हैं। इतना ही आएगा ना, ठीक है। 1.05 आएगा, हाँ 1.05। 16/15, 15 15 बचाइए, 6/5, 16 6 90, ठीक है। 1.05, 15 5 75 तक ही जाएगा ये, ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है एट द सेंटर ही निकलेगी, सेंटर ही निकलेगी ना, मतलब प्रोटॉन में निकलेगी। और सेंटर का आपको पता है कितना आता है, μ0I/पाई नहीं आता, 2r आता है। जल्दी से निकालो इसे कितना होगा। μ0 आपको पता है, ठीक है। कहाँ करूँ, ऊपर कर लूँ, यहाँ पे ये सारा तो देख ही लिया होगा, तो ये ऊपर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आ गई कितनी, μ0I/2r। μ0 की वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट आपको पता ही चल गया कितना है, 1.05 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन r रेडियस आपको दे रखा है 2 इंटू r रेडियस है 5.3 इंटू 10 की पावर -11। ना चेक करिए इसे प्लीज़, जल्दी बताइए आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ये सारा डाल के बताओ आंसर कितना आ रहा है। 12.4 टेस्ला आंसर आ रहा है इसका, चेक कर लेना 12.4 टेस्ला। अब ये भी करने बैठूंगा तो अननेसेसरी लेंथ बढ़ जाती है वीडियो की, है ना। जहाँ ज़रूरी लगता है तो वहाँ कर लेते हैं। 12.4 टेस्ला इसका आंसर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक फिगर दे रखा है। फिगर देखिए क्या है, ये कैसी स्ट्रेट लाइन है, फिर इसके बाद ऐसा सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है। नाम दे रखा CDFG। सर ई खा गए, ये रहा, ठीक है। करंट गया ऐसे, ऊपर गया, आगे बढ़ा, नीचे आया, सामने गया, ऐसे ना। और सेंटर O रेडियस R, सेंटर O रेडियस R। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे एक तो स्ट्रेट वायर वाला लगेगा, एक स्ट्रेट वायर वाला, इन्फिनेटली स्ट्रेट वायर होती है ना वैसे वाला, और एक ऐसा वाला। तो इन्फिनेट वाले तो नहीं लगाएंगे, दोनों एंगल 90 मानेंगे, μ0/4 पाई I/a 2 लिखेंगे। तो एक ऐसा है ना और एक ऐसा, तो सर्किल वाला लगेगा और स्ट्रेट लाइन वाला लगेगा, यहीं से ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन है अलोंग हॉरिजॉन्टल कंडक्टर is bent as shown and current I is pass, जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही पास करा। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपको करना है। तो ध्यान से देख लो, मैंने बता ही दिया, खुद कर लो। स्ट्रेट कंडक्टर, हाँ बस डायरेक्शन का ख्याल रखना, ठीक है, डायरेक्शन का ख्याल रखना, बाकी तो सारा हो जाएगा। तो आप एक काम कर लो, एन यहाँ पे यूनिट वेक्टर मान लेना ना एक, तो वो सही हो जाएगा। यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कर लो, एन कैप बी या यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हमेशा कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं टू द प्लेन ऑफ पेपर। पेपर तो नहीं है, वाइट बोर्ड है, तो वाइट बोर्ड के प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर लेंगे। पर यहाँ पे तो देखो स्ट्रेट लाइन में कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पे तो एन कैप ऐसे ही होगा, तो इसको डॉट से दिखाओ, मतलब यही है। और यहाँ पे सीधा परपेंडिकुलर होगा, बाहर को जा रहा होगा सेंटर से, तो यहाँ पे क्रॉस दिखा दो ऐसे, ठीक है। डॉट मतलब यही है, क्रॉस मतलब बाहर है, चाहे आपकी बुक में कैसे दे रखा, मैं तो ऐसे ही मानूंगा, ठीक है। डॉट मतलब विद इन है, अलॉन्ग है, प्लेन में क्रॉस मतलब बाहर है। तो आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो दो की वजह से आएगी, आपको भी पता है। एक है स्ट्रेट कंडक्टर, जिसको हम बोल सकते हैं CDFG या CG बोल लो, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C और G प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब हम ऐसा बोलेंगे सर्कल जो कि है DEF, ठीक है। और आपको पता है वेरिएशन दिखाने तो एक प्लस लेना पड़ेगा, एक माइनस लेना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी होती है, एक को प्लस लो एक को माइनस लो, पर प्लस माइनस एन कैप होगा, है ना। एक अलॉन्ग है तो अलॉन्ग वाले को पॉजिटिव ले लेना, और जो क्रॉस में जा रहा है उसे नेगेटिव ले लेना। तो बी नेट अगर हम निकालेंगे तो ये तो स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए क्या होता है, μ0/4 और क्या होता है 2I/A, यही होता है ना, μ0/4 2I/A, या I/A होता है सर, I/A होता है पक्का, ठीक है, I/A होता है। फिर अंदर एंगल आता है ना sin φ1 प्लस sin φ2। अब सिंपल सी बात ये है कि दोनों एंगल इस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए 90 होंगे, तो sin 90 प्लस sin 90 कितना होगा, 1 + 1 2 होगा, इसलिए मैं 2I/A लिख रहा हूँ, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर डाल रहा हूँ एन कैप, ये डाल दिया। DEF सर्कुलर है, सर्कुलर में क्या आता है μ0/4 और भूले तो नहीं क्या आता है, μ0/4 2πr, ऐसे कुछ आता था ना, μ0/4 आइडियल sin θ/r², sin 90 हो जाएगा, अपन में r² आएगा, i आएगा, dl आएगा, μ0/4 आइडियल sin θ/r², sin θ तो 1 हो गया, आपकी डेरिवेशन भी हो जाएगी यहाँ। और dl होता है 2πr, dl होता है 2πr, ये तो आपने देखा है। तो यहाँ पे पाई से पाई कटता है, 2 से 2 कटता है, r से r कटता है, तो μ0I/2r आ जाता है। ये तो हमने पढ़ा भी था, μ0I/ कितना आ जाएगा 2r, और रेडियस हमारा r है तो यहाँ r ले लेते हैं, यहाँ पे भी r लगाते हैं, और यहाँ माइनस एन कैप लगा देते हैं। समझदार लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या क्या आ जाएगा, μ0 आ जाएगा, i आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और r आ जाएगा, ठीक है, μ0I और नीचे का 2 और r। तो एक काम करो, पहले से काट दो, 2 2 जा 4, अब सही हो गया। तो आप μ0 लो कॉमन, i लो, 2 लो, r लो, तो क्या बचेगा, और एन कैप यहाँ ले लेना बाहर, ठीक है। तो μ0I 2r एन कैप ले रहे हैं, तो μ0 नहीं लिखेंगे, i नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, r नहीं लिखेंगे, पाई लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/π, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और μ0I/2r ले लिया तो 1/π - 1 आ गया, तो μ0I/2r 1/π - 1 एन कैप आएगा, ठीक है, ठीक है ये। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, देखो जहाँ एन कैप है, कॉर्क स्क्रू से देखो बाहर की तरफ जाएगी, बाहर, तो आप आउटवर्ड लिख सकते हैं, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर मूविंग आउटवर्ड्स, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। शाबाश, क्लियर, बहुत बढ़िया।